आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ मकान संपत्ति से आय, जो कि आय का एक दूसरा शीर्षक है। मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार से की जाए। सेक्शन 22 के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में उन मकानों और उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है तथा जिन्हें वह अपने किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता हो। ध्यान देंगे, 4 प्रकार की शर्तें हैं। मकान और मकान से लगी हुई जमीन होनी चाहिए। एनी हाउस आर देयर अपेरेंट लैंड, उसके साथ जुड़ी हुई जमीन। उनका एनुअल वैल्यू होना चाहिए, उसके वार्षिक मूल्य पर आयकर लगेगा। उन संपत्तियों का मालिक जो है वो करदाता होना चाहिए, ही इज़ द ओनर ऑफ द हाउस। और चौथी चीज़, उनको अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता हो। यदि उस मकान संपत्ति को अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करता है, हिज ओन बिजनेस, हाउस यूज फॉर हिज ओन बिजनेस, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। मकान संपत्ति की करमुक्ताएं कौन सी होती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती हैं। पीडीएफ फाइल मैं इसके बाद आपको भेज रहा हूं, उसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले कृषि भूमि पर या उसके पास स्थित मकान से आए, कृषि भूमि पर या उसके पास स्थित मकान से आए। यदि एग्रीकल्चर लैंड है या उसके पास कोई हाउस सिचुएटेड है, उसकी इनकम करमुक्त मानी जाती है। भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य, जो पुराने ज़माने में राजे महाराजा होते थे, उनको एक महल रखने की छूट है। निम्न के स्वामित्ववादी मकान संपत्ति से आए कुछ संस्थाएं बता रहा हूँ। एक होता है आपका लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक शोध संघ, स्टैट्यूटरी रिसर्च एसोसिएशन, श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन, कोई पुण्यार्थ ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, और अन्य कोई पुण्यार्थ संस्था, एनी अदर चैरिटेबल ट्रस्ट। इनके स्वामित्व में जो संपत्तियां होती हैं उनकी आय कर मुक्त मानी जाती है। करदाता यदि एक मकान रखा है और अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करता है तो ऐसे मकान की आय कर मुक्त मानी जाएगी। स्वयं रहने के मकान की आय, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक मकान रखने की हर व्यक्ति को छूट है जो स्वयं के निवास के काम आता है, उसकी इनकम कर मुक्त मानी जाती है। और स्वयं के रहने का यदि कोई एक मकान रखा हो और वह पूरे गत वर्ष में इस कारण खाली रहता है कि मेरा व्यापार पेशा या नौकरी किसी दूसरे स्थान पर है, उस मकान से किसी प्रकार का लाभ मैंने नहीं उठाया है, तो ऐसी मकान संपत्ति की आय भी आपका कर मुक्त मानी जाती है। मकान संपत्ति की आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। सबसे पहला होता है विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय। ऐसी मकान संपत्ति जो फॉरेन में है, उसकी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी। तो सिंपल सा नियम है, एज पर रेसिडेंस, निवास स्थान के आधार पर। हमने पढ़ा था विदेश में उपार्जित विदेश में प्राप्त आय केवल निवासी के लिए कर योग्य होती है, और विदेश उपार्जित भारत में प्राप्त आय 3% के लिए आपका टैक्सेबल मानी जाती है। उसके बाद आता है संयुक्त स्वामित्व। यदि ज्वाइंट ओनरशिप है, यदि हमने संयुक्त स्वामित्व में कोई संपत्ति इसके अंदर रखी हुई है, तो ऐसी दशा में यदि दोनों का हिस्सा आपका अलग अलग हो, ज्वाइंट ओनर्स का, तो प्रत्येक हिस्से पर अलग अलग प्रकार से टैक्स इसके अंतर्गत आपका लगाया जाएगा। यदि कोई हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड काम आता है तो वह उसकी इनकम कर मुक्त मानी जाएगी। एक होता है सब टेनेंट, शिकमी किराएदार से प्राप्त किराया जो रहता है। एक व्यक्ति ने मकान दूसरे को किराए पर दिया, उस दूसरे व्यक्ति ने उसका कुछ हिस्सा किसी अन्य पर्सन को सब लीज कर दिया, सब टेनेंट कर दिया, उप किराए पर उठा दिया, तो ऐसी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल मानी जाएगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल मानी जाएगी। कर्मचारियों से प्राप्त किराया, कभी कभी क्या होता है, हम बड़े बड़े जो अपना व्यापार के स्थान बनाए जाते हैं, वहाँ पर कर्मचारियों को इंडस्ट्री के पास रहने के लिए क्वार्टर बना देते हैं, कर्मचारियों के लिए छोटे छोटे। उन कर्मचारियों से जो किराया मिलता है व्यापार पेशे की आय इसके अंदर माना जाएगा।
उसी प्रकार व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए यदि मकान किराए पर उठाया गया है, जैसे बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 2000 दुकानें आपकी बनी हुई हैं, हमने वहाँ पर एक पुलिस चौकी की स्थापना कर दी, हमने वहाँ पर एक बैंक की सुविधा प्रदान कर दी मतलब आपका, और उनको किराए पर दे दिया, तो ऐसा किराया बिजनेस इनकम माना जाएगा, न कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम इसके अंतर्गत मानी जाएंगी। पेइंग गेस्ट से आए, जो पेइंग गेस्ट की इनकम होती है ये भी अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाती है। और अगला पॉइंट आता है संयुक्त किराया। कभी कभी कंपोजिट रेंट हम वसूल करते हैं, मकान के साथ साथ कुछ सुविधाएं भी हम प्रदान कर देते हैं किराएदार को, जैसे मान लीजिए पानी चढ़ाने का पंप है, सीढ़ियों पर प्रकाश की व्यवस्था हमने कर दी, कोई माली रख के उसको दे दिया, लिफ्ट की सुविधा प्रदान कर दी, कूलर की सुविधा प्रदान कर दी, और सुविधाओं के मूल्य को हम किराए में जोड़कर इकट्ठा किराया वसूल करते हैं। तो सुविधाओं का मूल्य यदि किराए संयुक्त किराए में से अलग कर सकते हैं तो केवल मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी, सुविधाओं का मूल्य नहीं। लेकिन यदि सुविधाओं के मूल्य को पृथक करना संभव नहीं होता है तो ऐसी इनकम या तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी यदि करदाता का बिजनेस है, और बिजनेस नहीं है तो ऐसी इनकम जो है आपका अदर सोर्स के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हुई हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में।